हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब यूरोप महाद्वीप में नेशनलिज्म की भावना कैसे जागृत हुई, कैसे लोगों के अंदर नेशनलिज्म का जागरण हुआ। नेशनलिज्म मतलब लोगों के अंदर एकता की भावना का आना, मतलब लोगों का एक साथ आना। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इटली, जर्मनी और ब्रिटेन के लोग एक साथ कैसे आए और कैसे उन्होंने अपने देश का निर्माण किया। In 1848, Frédéric Souriau, French artist, prepared a series of 4 paintings visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic as he called them. एक फ्रांसीसी कलाकार जिसका नाम था फ्रेडरिक सूरियो, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है फ्रेडरिक सूरियो, उसने 1848 में 4 चित्रों की एक सीरीज़ बनाई। मतलब उसने 4 अपनी पिक्चर्स बनाई जिसमें उसने क्या दिखाया कि जो दुनिया है वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक लोगों के मिलने से बनी हुई है, जैसे कि उसने अपने शब्दों में उन्हें कहा था। Artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो वहाँ के आर्टिस्ट थे उन्होंने स्वतंत्रता को एक फीमेल के रूप में देखा, उसे एक महिला के रूप में दर्शाया। According to Surio's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. देखिए यहाँ आया अकॉर्डिंग टू सूरियोस उटोपियन विजन। उटोपियन का मतलब है इतना आइडियल विजन जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही ना कर पाए। और सूर्य का क्या उटोपियन विजन था कि जो दुनिया है वो डिफरेंट नेशंस में बटी हुई है और वहाँ के लोग वहाँ पे अपने कॉस्ट्यूम्स के द्वारा और नेशनल रिचुअल्स द्वारा पहचाने जा रहे हैं। यूटोपिया शब्द का अर्थ होता है ऐसी कल्पना जिसका साकार होना मुश्किल हो, परंतु कलाकारों ने ऐसे काम करने प्रारंभ किए। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. 19वीं सदी के दौरान जो राष्ट्रवाद था वो एक ऐसी शक्ति के रूप में सामने उभर कर आया जिसने यूरोप के सभी लोगों के अंदर बहुत सारे मानसिक और राजनीतिक परिवर्तन किए। The end result of the changes was the emergence of the nation state in the place of the multinational dynastic empires of Europe. इन सभी परिवर्तनों का अंततः क्या रिजल्ट निकला कि यूरोप में सभी वंशीय साम्राज्य खत्म हो गए और नए राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। A modern state in which a centralized power exercised through control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe, but a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century in Europe. अब आधुनिक राज्य क्या थे? वे राज्य जिनकी एक डिफाइंड टेरिटरी है और एक गवर्नमेंट या फिर एक गवर्नमेंट में कुछ लोग मिलके एक प्रॉपर एरिया के ऊपर पावर एक्सरसाइज करते हैं। पर जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राज्यों की तो वे राज्य कौन से थे जहाँ पे न केवल शासक परंतु वहाँ के आम नागरिक भी अपने अंदर एक यूनिटी की भावना को देखते थे, अपने अंदर एक साझा इतिहास या विरासत की भावना को देखते थे। अब इसके बाद जब हम देखते हैं इस पाठ में सबसे शुरू में एक चित्र आया है, उस चित्र में क्या क्या है? उसमें एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, मतलब एक स्वतंत्रता की देवी खड़ी है जिसके एक हाथ में टॉर्च है, इसे हम टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं, और दूसरे हाथ में एक चार्टर है। एनलाइटमेंट की टॉर्च का मतलब है कि वह व्यक्तियों को जागृत कर रही है और चार्टर का मतलब है कि उस पर मनुष्य के अधिकारों को लिखा गया है, मतलब एक व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं। अब साइड में हमें एक सोर्स दिया गया है जिसमें बात की गई है अर्नेस्ट रेनन के ऊपर। अब अर्नेस्ट रेनन कौन है? ये एक फ़िलोसोफ़र है जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ सरबेना में अपना भाषण दिया था। वो किस चीज़ के ऊपर दिया था कि एक नेशन कैसा होना चाहिए, एक आदर्श नेशन कैसा हो। इसमें उसने कहा था कि वहाँ के लोगों में प्लेबिसाइट का राइट, मतलब उनके पास राइट टू प्लेबिसाइट हो, मतलब वे सीधा सीधा बोल सके कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं या इस बात को अस्वीकार करते हैं। उसने यह बात भी जोड़ी थी कि एक नेशन क्या होता है जहाँ पे लोग अपनी कॉमन हिस्ट्री शेयर करें, कॉमन डिसेंट शेयर करें और उनके मध्य में एक एकता की भावना स्थापित हो। तो देखिए अब तक हमने इस पाठ में क्या देखा। सबसे पहले फ्रेडरिक सूरियो की बात, जो एक पेंटर था, 1848 में 4 प्रिंट्स बनाए। फिर हमने बात देखी स्वतंत्रता की देवी की, उसके बाद वहाँ पे कैसी शासन व्यवस्थाएं थी यूरोप में, वहाँ के लोग कैसे कैसे थे, और
किस प्रकार में परिवर्तन हुए यह भी हम देखने जाएंगे। अब इस पाठ में हम डेप्थ स्टडीज चीज़ की करेंगे। The French Revolution and the idea of the nation. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, लोगों में क्या क्या राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हुई, उन्होंने राष्ट्र को किस रूप में देखा। अब पहला पॉइंट आता है कि सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति पहली बार कि हमें आज़ादी चाहिए, अपना राष्ट्र बनाना है, फ्रांस के लोगों ने कब की? 1789 में, मतलब 1798 में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी लोगों द्वारा की गई। और फ्रांस की क्रांति के पश्चात जो भी पॉलिटिकल चेंजेस आए, जो भी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, उसने क्या किया? अपनी राजा की पावर को छीनकर लोगों के हाथ में दे दिया। तो अब ये देखिए कि 1789 के बाद फ्रांस में क्या क्या हुआ था। The citizen emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. अब देखिए जो आइडिया था ल पित्रिया का, माने अपनी पितृभूमि, मतलब पिता द्वारा दी गई भूमि, और साथ में ली सितियोन, मतलब जो वहाँ के नागरिकों को जगाने के लिए, वहाँ के नागरिकों के आह्वान के लिए जो बात कही गई ली सितियोन, उसने क्या किया? वहाँ के लोगों के अंदर एक एकता की भावना को जागृत कर दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने साथ आने के बारे में सोचा कि हम साथ आते हैं। The States General was elected by the body of the active citizens and renamed the National Assembly. स्टेट जनरल का चुनाव किया गया वहाँ के एक्टिव मेंबर्स के द्वारा, मतलब जो वहाँ पे कमाते थे उस समय में, उन्होंने स्टेट जनरल को चुना और उसका नाम चेंज करके उसे नेशनल असेंबली बना दिया। Internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures was adopted. The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. अब देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए। पहले फ्रांस के अंदर बहुत छोटे छोटे देश बटे हुए थे, तो अब उनको हटा दिया गया और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, मतलब जो देश के अंदर ही व्यापार पर लगाने वाले टैक्स थे, उन्हें ख़त्म कर दिया गया और एक समान प्रणाली बन गई पूरे यूरोप में कि किस प्रकार वहाँ पे आयात और निर्यात होगा। और इसके बाद फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा कर दी कि यह फ्रांस की भविष्य है कि वह सारे यूरोप को आज़ाद कराए। इस योजना के तहत उन्होंने कार्य करना भी शुरू कर दिया। Students and other members of educated middle class began setting up Jacobin Club. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s. The French army began to carry the idea of nationalism abroad. अभी हम क्या अध्ययन कर रहे हैं कि फ्रांस किस प्रकार एक राष्ट्र बना, उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, और इसमें अहम भूमिका थी छात्रों और शिक्षित वर्ग के लोगों ने क्या किया? उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाने शुरू कर दिए। और साथ ही साथ 1790 के दशक में क्या हुआ? हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम और इटली के लोगों में भी भावना जागने लगी और वहाँ पे फ्रांस की आर्मी ने जाना शुरू कर दिया और वहाँ पर भी अपनी बात लोगों को सुनाना शुरू कर दिया, उन्हें जागृत करना शुरू कर दिया कि वे राष्ट्र के बारे में जागें। Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. The Civil Code of 1804, usually known as the Napoleonic Code, did away with all privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property. अब आप सोच रहे होंगे कि 1789 के बाद देश क्या क्या चल रहा था, और इसी टाइम पे क्या हुआ? जब इतनी खिचड़ी पक रही थी फ्रांस के अंदर, उसी टाइम पे एक बंदा नेपोलियन पावर में आ गया। और नेपोलियन ने ये कोई दो राय नहीं है कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था, लेकिन मोनार्क पावर में आ गया उस टाइम पे, लेकिन उसने अपने पुराने जो भी चीज़ें उससे पहले थी सब ख़त्म कर दिया उसने और अपने खुद के नए लॉज लागू करने शुरू कर दिए।
जैसे उसने नए नए लॉज लागू किए तो उसमें मेन चीज़ क्या थी? मेन चीज़ थी द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसका दूसरा नाम है द नेपोलियनिक कोड। इसके अंदर 3 मेन पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट था कि बर्थ प्रिविलेजेस ख़त्म कर दी गई थी, मतलब जन्म के हिसाब से किसी को कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। और इक्वलिटी बिफोर द लॉ आ गई थी, मतलब सभी नियमों के सामने बराबर थे। और राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया गया था सब व्यक्तियों को। Transport and communication system were improved. Businessmen and small-scale producers of goods, in particular, began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and cattle from one region to another. In many places such as Holland and Switzerland, Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, the French armies were welcomed as armed beginners of liberty. It became अब जब नेपोलियन पावर में आ गए तो उसके बाद क्या हुआ? नेपोलियन की जब पावर में आते ही ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो गया। और जो जितने भी बिजनेसमैन थे और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे उन्हें लगा कि ऐसे यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट और ये टैक्स का थोड़ा कम होना, इन सब चीज़ों से उनके बीच में एक कॉमन फीलिंग आएगी, जिससे कि उनके गुड्स और करेंसी की मूवमेंट आसानी से हो पाएगी। चीज़ें फ्रांस में हो रही थी और पूरा यूरोप इसे देख रहा था। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं यूरोप फ्रांस से प्रभावित हो रहा था, वो उससे शिक्षा ले रहा था कि कैसे वे अपनी आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। It became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of the Europe all seemed to outweigh the advantages of the administrative changes. और अब हमने देखा कि बीच में फ्रेंच आर्मीज़ ने भी डिफरेंट नेशन में जाना शुरू कर दिया था। तो वहाँ के लोगों के जो रिएक्शन थे वो मिक्स थे काफ़ी। वो लोग क्या देख रहे थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम ख़त्म हो रही है उनकी, वो हाथों हाथ नहीं चल रही है। और साथ में वहाँ टैक्स बढ़ा दिए गए थे, सेंसरशिप लगा दी गई थी और लूट सपाट भी शुरू हो गई थी हर जगह पे। तो उन्होंने यह देखा, काफ़ी दुखी हो गए इस चीज़ को देखकर। तब उन्हें असल में पता लगा फ्रेंच आर्मीज़ क्या कर रही हैं। और ऊपर हमें एक चित्र भी दिया गया जो बनाया है कार्ल कास्पर फ्रिट्ज ने। उसने इसमें क्या दर्शाया है कि फ्रेंच आर्मीज़ दिख तो बहुत अच्छी रही हैं पर वे असल में अच्छी नहीं हैं। यहाँ दिखाया गया है कि कैसे फ्रेंच आर्मी कुछ किसानों से सामान लूट खसूट रही है, वो कैसे लोगों को घुटने पर ला रही है। और उसने एक प्लैंक कार्ड लगाया है, इसमें उसने लिख रखा है टेक द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रॉम अस, जो कि पूरी तरह व्यंग्य मार रहा है फ्रेंच आर्मीज़ के ऊपर कि वे दिखा तो कुछ रही हैं और वे हैं कुछ। और साथ में इसने एक पिक्चर लगा रखी है जिसमें नेपोलियन डाकिये के रूप में दर्शाया गया है और उसके बैग में से बहुत सारे पत्र गिर रहे हैं जिस पे उन सभी जगहों का नाम लिखा है जिन्हें वह हार चुका है, युद्ध में हार चुका। और यह बैटल ऑफ लेप्जिंग की बात कही गई है जो 1813 में लड़ी गई थी। तो देखिए अब तक हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि 1848 में फ्रेडरिक सूर्य ने अपने प्रिंट्स बनाए जिसमें उसने डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक को इस पे जोर दिया। और उसके बाद 1789 में पहली बार फ्रेंच रिपब्लिक उसका पहला एक्सप्रेशन सामने आया। उसके बाद स्टेट जनरलाइज को हमने नाम चेंज करके क्या रख दिया, नेशनल असेंबली उसका नाम रख दिया गया था। इसके बाद वहाँ पे नेपोलियन पावर में आ गया और अब नेपोलियन भी हार गया है 1815 में वाटरलू में। तो हमने यह चीज़ें देखी कि वहाँ एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है और लोगों में एक भावना जागृत हो रही है कि अपनी आज़ादी को प्राप्त करें। और इसी के साथ पूरे यूरोप में भावना जागृत हो रही है कि पूरा यूरोप कैसे आज़ाद हो, यूरोप के लोग कैसे आज़ाद हों। इस बात को हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे।